आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हम हिंदी साहित्य का डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम फर्स्ट पार्ट में इसकी भूमिका का अध्ययन कर चुके हैं। अब सेकंड पार्ट में हम हिंदी भाषा का उद्भव और विकास और स्वरूप का अध्ययन करेंगे, जो कि डॉक्टर नगेंद्र की हिंदी साहित्य का इतिहास बुक से है, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट बुक है। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस बुक को लेकर। तो हम बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो का अध्ययन। तो हिंदी भाषा उद्भव, विकास और स्वरूप, भूमिका 2 के रूप में ये, ठीक है। फर्स्ट भूमिका हमने पढ़ ली थी, ये सेकंड भूमिका में हिंदी भाषा उद्भव, विकास और स्वरूप है। तो अब हम पढ़ते हैं। हिंदी जिस भाषा धारा के विशिष्ट देशिक और कालिक रूप का नाम है, भारत में उसका प्राचीनतम रूप संस्कृत है, ठीक है। क्योंकि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी कही जाती है, तो हिंदी भाषा भी संस्कृत भाषा से निकली है। तो प्राचीनतम रूप जो है क्या है, संस्कृत है सभी भाषाओं का। आगे है, संस्कृत का काल मोटे रूप से 1500 ईस्वी से 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी, ठीक है। तो जो प्राचीन काल था उस समय कौन सी बोलचाल की भाषा थी, संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। आगे हैं, उस बोलचाल की भाषा का ही शिष्ट और मानक रूप संस्कृत वांग्मय में प्रयुक्त हुआ। वांग्मय मतलब साहित्य में, ठीक है। संस्कृत भाषा के 2 रूप मिलते हैं। एक भाषा वैदिक संस्कृत है, जिसमें वैदिक वांग्मय मतलब वैदिक साहित्य की रचना हुई, और दूसरी लौकिक संस्कृत या क्लासिक संस्कृत, जिसमें वाल्मीकि, व्यास, भास, अशुघोष और कालिदास, माघ आदि की रचनाएं में मिलती है। किसमें, लौकिक साहित्य में। इन सभी कवियों की रचनाएं में प्राप्त होती हैं, ठीक है। कौन कौन, वाल्मीकि, व्यास, भास, अशुघोष, कालिदास, माघ आदि की रचनाएं। इस संस्कृत काल के अंत तक मानक या परिनिष्ठित भाषा तो एक थी, किंतु 3 क्षेत्रीय बोली विकसित हो चली थी, जिन्होंने पश्चिमोत्तरी, मध्यदेशी तथा पूर्वी नाम से अभिहित किया जा सकता है। आगे, संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा विकसित होते होते 500 ईसा पूर्व के बाद प्रवृत्ति काफ़ी बदल गई, जिससे पाली की संज्ञा दी गई, जिसका काल था 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक, ठीक है। बौद्ध ग्रंथों में पाली का जो रूप में मिलता है, वह इस बोलचाल की भाषा का ही शिष्ट और मानक रूप था। इस काल में क्षेत्रीय बोलियों की संख्या 4 हो गई थी, पश्चिमोत्तरी, मध्यदेशी, पूर्वी और दक्षिणी। पहली ईस्वी तक आते आते बोलचाल की भाषा और परिवर्तित हुई तथा पहली से 500 ईस्वी तक इसका रूप प्राकृत नाम से अभिहित किया गया था। इस काल में क्षेत्रीय बोलियां कई थीं, जिसमें मुख्य थी सौरसैनी, पैसाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी जो हैं प्रमुख बोलियां थीं। आगे हैं, प्राकृत से ही भिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास हुआ। अपभ्रंश भाषा का काल मोटे रूप से 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक है। आज के प्राप्त अपभ्रंश साहित्य में मुख्यतः पश्चिमी और पूर्वी 2 ही भाषा के रूप मिलते हैं, किंतु प्राकृत के मुख्यतः 5 क्षेत्रीय रूप तथा आज की 9 लहंदा, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, हिंदी, उड़िया, बांग्ला, समिया, ये आर्य भाषाओं के बीच के अपभ्रंश रूप में प्राप्त कड़ी के क्षेत्रीय रूप की संख्या 6 और 10 के बीच में ही होगी, इससे कम नहीं हो सकती, ठीक है। इससे यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि अपभ्रंश के सभी क्षेत्रीय रूपों का अपभ्रंश साहित्य में प्रयोग नहीं हुआ। यदि विभिन्न प्राकृत से विकसित अपभ्रंशों को किसी अन्य नाम से अभाव में प्राकृत नाम से ही अभिहित करें, तो आधुनिक आर्य भाषा का जन्म अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों में इस प्रकार माना जा सकता है। कौन कौन से रूप है वो देख लेते हैं। अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषा तथा उपभाषाएं। सौरसैनी अपभ्रंश में आती हमारी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। पैसाची में आती है लहंदा और पंजाबी। ब्राचड़ में आती है सिंधी। ये क्वेश्चन इसमें से पूछ लिए जाते हैं, कौन सी पश्चिमी हिंदी की है, कौन सी पहाड़ी बोलियाँ हैं, तो ये आप याद रखें, ठीक है। तो महाराष्ट्री मराठी के अंतर्गत आती है। मागधी में बिहारी, बंगला, उड़िया, समिया आती है, और अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आती है, ठीक है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के सौरसैनी
अर्धमागधी और मागधी रूप से हुआ है। हिंदी प्रदेश, उपभाषाएं तथा बोलियां देखेंगे। इसमें है हिंदी भाषा का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा बिहार है, जिसे हिंदी भाषी प्रदेश कहते हैं। इसे पूरे क्षेत्र में हिंदी की 5 उपशाखाएं जिनके अंतर्गत 10 बोलियां आती हैं। ठीक है, नगेंद्र के अनुसार कितनी 10 बोलियां आती हैं। इसमें हिंदी में कौन सी उपभाषा है? पश्चिमी हिंदी इसकी बोलियां हैं खड़ी बोली या कौरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। वहीं पूर्वी हिंदी के अंदर अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ी करके आप याद कर सकते हैं पूर्वी हिंदी। इसके बाद है राजस्थानी, इसमें है पश्चिमी राजस्थानी जिसमें मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती और दक्षिणी राजस्थानी मालवी है। वहीं पहाड़ी हिंदी में आती है पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी में कुमाऊनी और गढ़वाली, बिहारी में आती है भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे खड़ी बोली के बारे में। तो खड़ी बोली शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में होता है। एक तो साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में और दूसरा दिल्ली मेरठ के आसपास के लोक बोली के अर्थ में। यह दूसरे अर्थ में ही इस शब्द का प्रयोग किया गया है, मतलब दिल्ली और मेरठ के आसपास की बोली के संदर्भ में। इस अर्थ में कौरवी का भी प्रयोग कुछ लोग करते हैं। खड़ी बोली में खड़ी शब्द का अर्थ विवादास्पद है। कुछ लोग खड़ी का अर्थ खरी, प्योर अर्थात शुद्ध माना है, तो दूसरों ने खड़ी, स्टैंडिंग। कुछ अन्य लोगों ने इसका संबंध खड़ी बोली में अधिकता से प्रयुक्त खड़ी पाई। ठीक है, खड़ी पाई, गया, बड़ा का तथा इसके ध्वन्यात्मक प्रभाव कर्कशता से जोड़ा है। यूँ अभी तक यह प्रश्न अनिश्चित है। खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। ठीक है, खड़ी बोली का किससे हुआ है? सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है, ये पूछा जाता है। तथा इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का कुछ भाग, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद है। लोक साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली बहुत संपन्न है। इसमें पावड़ा, नाटक, लोक कथा, लोकगीत आदि पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इनका काफ़ी अंश प्रकाशित भी हो चुका है। हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी तथा दक्कनी एक सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित है। आगे हम पढ़ेंगे ब्रजभाषा के बारे में। ब्रजभाषा ये भी पश्चिमी हिंदी की बोली सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। इसमें ब्रज का पुराना नाम मतलब अर्थ है पशुओं या गौ का समूह या चारागाह आदि। पशुपालन के प्राधान्य के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाया और इसी आधार पर इसकी बोली ब्रजभाषा कहलाई। इसका विकास सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। ब्रजभाषा आगरा, मथुरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। साहित्य और लोक साहित्य दोनों ही दृष्टियों से ब्रजभाषा बहुत संपन्न है। हिंदी प्रदेश के बाहर भी भारत के अनेक क्षेत्रों में ब्रजभाषा में साहित्य रचना होती रही है। सूरदास, तुलसीदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, देव, रत्नाकर आदि इसके प्रमुख कवि हैं। आगे पढ़ेंगे हम हरियाणवी भाषा के बारे में। हरियाणा शब्द की उत्पत्ति विवादास्पद है। हरि प्लस यान, कृष्ण का यान इधर से होकर जो द्वारका गया था। हरि अरण्य, हरा वन तथा अहिर आना मतलब राजपूताना, तेलंगाना की तरह आदि कई मत दिए गए हैं, किंतु कोई भी सर्वमान्य नहीं है। तो हरियाणवी भाषा के संबंध में मत दिए गए कि इस शब्द से व्युत्पत्ति मानी गई है। का विकास उत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। खड़ी बोली अहिरवाटी, मारवाड़ी, पंजाबी से गिरी इस बोली को कुछ लोग खड़ी बोली का पंजाबी से प्रभावित रूप मानते हैं। इसका क्षेत्र मोटे जो रूप से हरियाणा तथा दिल्ली का देहाती भाग है। हरियाणा में केवल लोक साहित्य है जिसका कुछ अंश मुद्रित भी है। पढ़ेंगे बुंदेली बोली के बारे में। बुंदेली राजपूतों के कारण मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा के झांसी, छतरपुर, सागर आदि तथा आसपास के भाग को बुंदेलखंड का कहते हैं। वहीं की बोली बुंदेली या बुंदेलखंडी है। इसका क्षेत्र झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सागर, नरसिंह, सिवनी, होशंगाबाद तथा आसपास का क्षेत्र है। बुंदेली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ और बुंदेली में लोक साहित्य काफ़ी है। इसमें ईसुरी के फाग बड़े प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि हिंदी प्रदेश की प्रसिद्ध लोकगाथा आला है, जिसे हिंदी साहित्य में स्थान मिला। मूलतः बुंदेली की एक उपबोली बनाफरी में लिखी गई थी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कन्नौजी के बारे में। कन्नौजी जो है संस्कृत के कान्यकोब्ज इस बोली का केंद्र है। इसका नाम
कन्नौजी कड़ाइया इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत आदि में बोली जाती है। कन्नौजी भी शौरसेनी अपभ्रंश से ही निकली है। यह ब्रजभाषा के इतनी अधिक समान है कि कुछ लोग इसे ब्रजभाषा की एक उपबोली मानते हैं। कन्नौजी में केवल लोक साहित्य मिलता है, इसमें कुछ अंश प्रकाशित हो चुका है। पढ़ेंगे हम अवधि के बारे में। अवधि इसका बोली का केंद्र है अयोध्या। अयोध्या का ही विकसित रूप अवध है, जिससे अवधि शब्द बना है, इसके उद्भव के संबंध में विवाद है। अधिकांश विद्वान इसका संबंध अर्धमागधी अपभ्रंश से मानते हैं, किंतु कुछ लोग इसे पाली की समानता के आधार पर इस मत को नहीं मानते। अवधि का क्षेत्र लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी आदि है। अवधि में साहित्य तथा लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में है। इसके प्रसिद्ध कवि मुल्ला दाऊद, कुतुबन जायसी, तुलसीदास, उस्मान, संबल सिंह आदि हैं। आगे देखते हैं बघेली बोली के बारे में। बघेली जो है राजपूतों के आधार पर रीवा तथा आसपास का इलाका बघेलखंड कहलाता है और वहाँ की बोली को बघेलखंडी या बघेली कहते हैं। बघेली का उद्भव अर्धमागधी अपभ्रंश के ही एक क्षेत्रीय रूप से हुआ। यद्यपि जनमत इसे अलग बोली मानता है, किंतु भाषा वैज्ञानिक स्तर पर यह अवधि की एक उपबोली ज्ञात होती है और इसे दक्षिणी अवधि कह सकते हैं। इसका क्षेत्र रीवा, नागौद, शहडोल, सतना, मैहर तथा आसपास का क्षेत्र है। कुछ अपवादों को छोड़कर बघेली में केवल लोक साहित्य है। इसके बाद पढ़ेंगे हम छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी में मुख्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ होने के कारण इसका नाम छत्तीसगढ़ी पड़ गया। अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से इसका विकास हुआ। इसका क्षेत्र सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर आदि है। छत्तीसगढ़ में भी लोक साहित्य है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थान का यह रूप पश्चिमी राजस्थान अर्थात जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर आदि में बोला जाता है। इसे मारवाड़ी भी कहते हैं। आगे है शौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। मारवाड़ी में साहित्य तथा लोक साहित्य दोनों ही प्राप्त होते हैं। मीरा के पद इसी भाषा में है, मारवाड़ी में। आगे उत्तरी राजस्थानी। उत्तरी राजस्थानी में इसका क्षेत्र अलवर, गुड़गांव, भरतपुर आसपास का क्षेत्र है। मेयो जाति के इलाके में मेवात के नाम से इसे मेवाती भी कहते हैं। उत्तरी राजस्थानी को क्या कहते हैं? मेवाती। इसकी एक मिश्रित बोली अहिरवाटी है, जो गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है। इस पर हरियाणा का बहुत प्रभाव है। मेवाती में केवल लोक साहित्य है। उत्तरी राजस्थानी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। बात पढ़ेंगे हम पूर्वी राजस्थानी। राजस्थान के पूर्वी भाग में जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ आदि में यह बोली जाती है। इसका प्रतिनिधि बोली जयपुरी है, जिसका केंद्र जयपुर। जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र का नाम ढूंढाड़ है। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली को केवल लोक साहित्य है। आगे हम पढ़ेंगे दक्षिणी राजस्थानी के बारे में। जो दक्षिण राजस्थानी है उसकी जगह है क्षेत्र है इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद तथा इसके आसपास के क्षेत्र। इसकी प्रतिनिधि बोली मालवी है। इसका मुख्य क्षेत्र मालवा है। मालवी बोली को क्या बोलता है? दक्षिणी राजस्थानी। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली में कुछ साहित्य प्राप्त लोक साहित्य है। पश्चिमी पहाड़ी में जौनसार, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा तथा आसपास का क्षेत्र। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली में केवल लोक साहित्य है। मध्यवर्ती पहाड़ी में शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली का क्षेत्र गढ़वाल, कुमाऊं तथा आसपास का कुछ क्षेत्र है। वस्तुतः गढ़वाली और कुमाऊनी इन दोनों बोलियों का ही सामूहिक नाम है। इन दोनों बोलियों में लोक साहित्य तो पर्याप्त मात्रा में है, साथ ही कुछ साहित्य भी है। इसके बाद पढ़ेंगे भोजपुरी। बिहारी के शाहाबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम के आधार पर इस बोली का नाम भोजपुर पड़ा है। मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से विकसित इस बोली का क्षेत्र बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, जमगढ़, बस्ती, शाहाबाद, चंपारण, सारण तथा आसपास का कुछ क्षेत्र है। हिंदी प्रदेश की बोलियों में भोजपुर बोलने वाले सबसे अधिक हैं। भोजपुरी में मुख्यतः लोक साहित्य ही मिलता है, शिष्ट साहित्य बहुत कम है। भारतेंदु, प्रेमचंद, प्रसाद आदि इसी क्षेत्र के रहे हैं, किंतु साहित्य में
इनका इसका कोई प्रयोग नहीं किया। भोजपुरी भाषा का इन्होंने हिंदी में ही काम किया है। आगे है मगही। संस्कृत मगध से विकसित शब्द मगह पर इसका नाम आधारित है। मगधी अपभ्रंश से विकसित यह बोली पटना, गया, पलामू और हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर तथा इसके आसपास की बोली जाती है। इसमें लोक साहित्य काफ़ी है, कुछ ललित साहित्य भी हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम मैथिली। मैथिली में मागधी अपभ्रंश, मैथिली में विद्यापति की पदावली भी है ना, वही मैथिली है। ये मगधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से विकसित यह बोली हिंदी और बांग्ला क्षेत्र की संधि पर मिथिला में बोली जाती है। इसके क्षेत्र है दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर आदि इसका क्षेत्र है। लोक साहित्य की दृष्टि से मैथिली बहुत संपन्न है। साथ ही इसका साहित्य रचना अत्यंत प्राचीन काल से होती चली आ रही है। हिंदी साहित्य को विद्यापति जैसे रससिद्ध कवि का श्रेय मैथिली को ही है। इसके अतिरिक्त गोविंद दास, रणजीत लाल, हरिमोहन झा आदि भी इसके अच्छे साहित्यकार हैं। आगे हिंदी, हिंदुई और हिंदुस्तानी उर्दू, इसके बारे में पढ़ते हैं। पीछे ये संकेत किया गया कि खड़ी बोली नाम का एक प्रयोग साहित्यिक हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी आदि के आधार पर भाषा या आज की साहित्यिक हिंदी के लिए भी होता है। वस्तुतः आज हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी नाम का प्रयोग जिन भाषा रूपों के लिए होता है व्याकरणिक स्तर पर वे प्राय एक ही हैं और उनकी आधार भाषा व मिश्रित बोली हैं जो मूलतः कौरवी, पंजाबी, ब्रज आदि के योग से बनी होंगी। आज इस खड़ी बोली में जब बोलचाल के शब्द, आधारभूत शब्दावली, बहु प्रचलित तद्भव शब्द, सरल बहु प्रचलित संस्कृत शब्द तथा सरल बहु प्रचलित अरबी, फारसी, तुर्की शब्द का ही प्रयोग होता है तो उसे बोलचाल की हिंदी या हिंदुस्तानी कहते हैं। उन शब्दों के साथ ही जब संस्कृत के अल्प प्रचलित अर्थात कठिन तत्सम शब्दों का भी जो है काफ़ी प्रयोग होता है तो उसे हिंदी या साहित्यिक हिंदी कहते हैं। और जब उन शब्दों के साथ अरबी, फारसी, तुर्की के अल्प प्रचलित अर्थात कठिन शब्दों का प्रयोग होने लगता है तो उसे उर्दू कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा, नहीं तो आप दोबारा से रीड कर सकते हैं। इस तरह खड़ी बोली को यह सामान्य हिंदी की 3 शैलियाँ हैं। ठीक है, 3 शैली पढ़ी हमने, हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी, उसके आधार पर। अब हिंदुई शब्द हिंदू प्लस ई से बना है तो हिंदी, हिंदुई प्लस हिंदवी का प्रयोग प्राचीन हिंदी के लिए काफ़ी पहले से मिलता है। 13वीं सदी में औफ़ी और अमीर खुसरो ने इसका प्रयोग किया था। किसने? औफ़ी और अमीर खुसरो। हम तो अमीर खुसरो ज़्यादा जानते हैं, फिर अब देखते हैं एक और कवि कौन है। औफ़ी और अमीर खुसरो ने इसका प्रयोग किया है। खालिक बारी में हिंदी और हिंदवी दोनों का प्रयोग एक ही भाषा के लिए हुआ है, किंतु हिंदी का प्रयोग केवल 5 बार जबकि हिंदवी का 30 बार हुआ है। ठीक है, हिंदी का प्रयोग कितनी बार हुआ है खालिक बारी में? 5 बार, जो कि अमीर खुसरो की रचना है। और हिंदवी का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 30 बार। तो ये याद रखना, हो सकता है डीप क्वेश्चन में पूछा जा सके। इसका अर्थ यह हुआ कि पहले हिंदी को तुलना में हिंदवी नाम ज़्यादा प्रचलित था। धीरे धीरे हिंदवी नाम उस भाषा के लिए सीमित हो गया जिसमें संस्कृत के शब्द अपेक्षाकृत अधिक थे और हिंदुस्तानी उस भाषा को कहने लगे इसमें अरबी, फारसी के शब्द ज़्यादा थे। गार्दा तासी के इतिहास में हिंदुई तथा हिंदुस्तानी नाम ठीक इसी अर्थ में आए हैं। अब प्राय लोग केवल दक्षिणी या दक्षिणी तथा उसके पहले के उत्तर भारत के मसऊद, खुसरो, शंकरगंजी आदि के साहित्य की भाषा के लिए हिंदुई या हिंदवी नाम का प्रयोग करते हैं। अब हिंदुस्तानी शब्द हिंदुस्तान धन इक से बना है। ग्रियर्सन, धीरेन्द्र वर्मा आदि कई लोगों का मत है कि यह नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है, किंतु वास्तविकता यह है कि तुझके बाबरी में भाषा के अर्थ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें तुझके बाबरी में भाषा के शब्द में हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रारंभ में यह शब्द हिंदी या हिंदवी का समानार्थी था, किंतु आगे चलकर इसका वह अर्थ हो गया जो आज उर्दू का है, अर्थात हिंदी का वह रूप जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। जैसे कि ऊपर संकेत है, तासी के प्रसिद्ध इतिहास स्टुअर्ट लिटरेचर हिंदुस्तानी में हिंदुस्तानी का प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है और आगे चलकर जब हिंदी और उर्दू नामों का प्रयोग एक ही भाषा की ऐसी शैलियों के लिए होने लगा
जिसमें क्रमशः संस्कृत और अरबी फारसी के शब्दों का बाहुल्य था। तो हिंदुस्तानी हिंदी उर्दू के बीच की उस भाषा को कहने लगे इसमें ना तो संस्कृत के कठिन शब्द होते और ना अरबी फारसी के। इसमें तद्भव और बहुप्रचलित संस्कृत तत्सम और अरबी फारसी के वे शब्द होते हैं जो बोलचाल के भी प्रयुक्त होते हैं। गांधी जी ने हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया था। आगे उर्दू शब्द मूलतः तुर्की भाषा का शब्द है तथा इसका अर्थ है शाही शिविर या खेमा। तुर्कों के साथ ही यह शब्द भारत में आया और इसका यह प्रारंभिक खेमा या फौजी पड़ाव था। इसी अर्थ में उत्तरी भारत के अनेक नगरों में उर्दू बाजार, फौजी पड़ाव का बाजार नाम आज भी मिलता है। मुगल बादशाह के इन फौजी पड़ावों में धीरे धीरे पूर्वी पंजाबी, हरियाणवी, कौरवी तथा ब्रज मिश्रित एक ऐसी बोली विकसित हुई जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की के शब्द काफ़ी थे। बोलियों का मिश्रण स्थानीय प्रभाव तथा इन खेमों के सिपाहियों के कारण था। तो तुर्की शब्द मुगलों की अपनी भाषा तुर्की और उनकी दरबारी भाषा फारसी के कारण। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया। यह एक प्रकार से उर्दू शाही और फौजी पड़ाव था किंतु बहुत बड़ा था। अंततः इसे उर्दू न कहकर उर्दू ए मुल्ला कहा गया तथा यहाँ बोली जाने वाली भाषा जवान ए उर्दू ए मुल्ला श्रेष्ठ शाही पड़ाव की भाषा कहलाई। भाषा विशेष के अर्थ में उर्दू शब्द इस जवान ए उर्दू ए मुल्ला का संक्षेप है। भाषा के अर्थ में उर्दू शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ यह कहना कठिन है किंतु मोटे रूप से 18वीं सदी के मध्य में इसका प्रयोग चल पड़ा था। यद्यपि इससे ज़्यादातर हिंदी या रेखता मिश्रित भाषा कहते थे। इसके साथ ही इसे हिंदुस्तानी नाम से भी अभिहित किया गया। 1850 ईस्वी तक आते आते इस भाषा के लिए अन्य नाम का प्रचलन बंद हो गया और केवल उर्दू नाम चलने लगा। हिंदवी के मुख्यतः दो रूप प्राचीन काल से आ रहे हैं। एक तो बोली रूप में जो ब्रज, अवधी आदि का था और दूसरा उसका एक प्रकार से मिश्रित रूप था जो कि किसी क्षेत्र संबंध का ना होकर पूरे हिंदी प्रदेश में उभर रहा था। गोरखनाथ, खुसरो, कबीर आदि में इसके प्रारंभिक रूप मिलते हैं। लगभग ऐसी ही मिश्रित भाषा अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों से युक्त उर्दू भी थी। आगे चलकर दोनों के मूल आधार एक हो गए तथा फारसी, अरबी, तुर्की शब्दों को युक्त भाषा उर्दू कहलाई तो संस्कृत से युक्त हिंदी। ठीक है, उर्दू फारसी, अरबी, तुर्की शब्दों से मिश्रित कहलाई तो संस्कृत से जो युक्त थी वो हिंदी कहलाई। अब हिंदी नाम और उसके विभिन्न रूप देखते हैं। हिंदी शब्द संबंध संस्कृत शब्द सिंधु से माना जाता है। सिंधु सिंध नदी को कहते हैं और उसी के आधार पर उसके आसपास की भूमि को सिंधु कहने लगे थे। यह सिंधु शब्द ईरानी में जाकर हिंदू और फिर हिंद हो गया क्योंकि वो धा को दा कहते थे ईरानी लोग जो थे, तो उसी के आधार पर ये चेंजेस हो गए। पहले सिंधु था, सिंधु से हिंदू हुआ, हिंदू से हिंदू हुआ और उसी प्रकार से हिंदी हुआ। ठीक है, ऐसे चेंजेस होता गया। आगे है सिंध प्रदेश। बाद में ईरानी धीरे धीरे भारत के अधिक भागों से परिचित होते गए और इस शब्द के अर्थ में विस्तार होता गया तथा हिंद शब्द धीरे धीरे पूरे भारत का वाचक हो गया। इसी में ईरानी का एक प्रत्यय लगाने से हिंदीक बना, इसका अर्थ हिंद का। यूनानी शब्द इंदिका और अंग्रेजों के द्वारा इसको क्या कहा गया, इंडिया आदि हिंदी के ही विकसित रूप है। हिंदी भी हिंदी का ही परिवर्तित रूप है और इसका मूल अर्थ है हिंदी का। इसी प्रकार यह विशेषण है किंतु भाषा के अर्थ में संज्ञा हो गया है। हिंदी भाषा के लिए इस शब्द का प्राचीनतम प्रयोग शरफुद्दीन यज़दी के जफरनामा में 1424 में मिलता है। इस शब्द का तो हिंदी शब्द का प्रयोग जो मिलता है भाषा के अर्थ में कहाँ मिलता है, सबसे पहले में शरफुद्दीन यज़दी के जफरनामा में मिलता है जो कि 1424 में लिखा गया था। आगे वस्तुतः शब्दों में अरबी, फारसी तथा संस्कृत के अधिक की बात छोड़ दें तो हिंदी और उर्दू में कोई खास अंतर नहीं है। दोनों ही एक ही भाषा की दो शैलियाँ हैं। इसलिए प्रारंभ में हिंदी शब्द का प्रयोग हिंदी और उर्दू दोनों के लिए होता था। तज़किरा मखजन उल गरायब में आता है, दर जवाने हिंदी की मुराद उर्दू अस्त। यहाँ हिंदी शब्द उर्दू का समानार्थी है तो दूसरी तरफ हिंदी के सूफी कवि नूर मोहम्मद ने कहा है, हिंदू मग पर पाँव न रखो।
का बहुतो जो हिंदी भक्तो। यहाँ इस शब्द का प्रयोग हिंदी के लिए है। मुल्ला वजही, सौदा, मीर आदि ने इसके शेरों को हिंदी शेर कहा है। गालिब ने भी अपने पत्रों में कई स्थान पर हिंदी और उर्दू को समानार्थी रूप में प्रयुक्त किया है। अनुमान है कि 19वीं सदी के प्रथम चरण में अंग्रेजों को विशेष भाषा नीति के कारण ही इन दोनों को अलग अलग भाषाएं माना जाने लगा। उर्दू को मुसलमानों से जोड़ दिया गया तो हिंदी को हिंदुओं से। यदि अंग्रेजों के बीच में ना पड़े होते तो आज ये दोनों भाषाएं एक होती। हिंदी शब्द का प्रयोग आज मुख्य रूप से 3 अर्थों में प्रयोग हो रहा है। कौन कौन से अर्थ हैं ये देख लेते हैं। कहा है हिंदी शब्द अपने विस्तृततम अर्थ में हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली 17 बोलियों का द्योतक है। हिंदी साहित्य इतिहास में हिंदी शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में होता है, इसलिए इसके अर्थ अंतर्गत जो आती है ब्रज, अवधी, डिंगल, मैथिली, खड़ी बोली आदि प्राय सभी में लिखित साहित्य का विवेचन किया गया है। खा है भाषा विज्ञान में प्राय पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी को ही हिंदी मानते हैं। ग्रियर्सन ने इसी आधार पर हिंदी प्रदेश की अन्य उपभाषाएं राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी कहा था, जिसमें हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं है, किंतु अन्य 2 को हिंदी मानने के कारण पश्चिमी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी नाम दिया। इसी प्रकार अर्थ में हिंदी 8 बोलियां हैं। हिंदी की 8 बोलियां हैं। ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणी, कन्नौजी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी का सामूहिक नाम है। क्या है हिंदी शब्द का संकुचितम अर्थ है खड़ी बोली साहित्यिक हिंदी, जो आज हिंदी प्रदेशों की सरकारी भाषा है, पूरे भारत की राजभाषा है। समाचार पत्रों, फिल्मों में जिसका प्रयोग होता है। हिंदी प्रदेश में शिक्षा का माध्यम है और परिनिष्ठित हिंदी मानक हिंदी है नामों से अभिहित है। अब हम पढ़ेंगे हिंदी का विकास। हिंदी का विकास, ठीक है। हम देख चुके हैं कि खड़ी बोली हिंदी का उद्भव सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ, किंतु यदि हिंदी को पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी की 8 बोलियों का प्रतिनिधि माने तो उसका उद्भव सौरसैनी तथा अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। विस्तार में जाकर यदि उन्हें 17 बोलियों का प्रतिनिधि माने तो हिंदी का उद्भव सौरसैनी, अर्धमागधी तथा मागधी अपभ्रंश से हुआ है। यूँ तो हिंदी भाषा के कुछ व्याकरणिक रूप पाली में ही मिलने लगते हैं। प्राकृत काल में उनकी संख्या और बढ़ गई थी तथा अपभ्रंश काल में ये रूप प्राय 40% से ऊपर हो गया, किंतु हिंदी भाषा का वास्तविक आरंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। इस तरह हिंदी के विकास का इतिहास आज तक कुल लगभग 10 वर्षों 1000 से 2000 में फैला है। भाषा के विकास की दृष्टि से इस पूरे समय को 3 कालों में बांटा जा सकता है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ठीक है। आगे आदिकाल, इसका समय हम देखते हैं 1000 से 1500, ठीक है। हिंदी भाषा अपने आदिकाल में सभी बातों में अपभ्रंश के बहुत निकट थी, क्योंकि उसी से इसका हिंदी का उद्भव हुआ था। आदिकालीन हिंदी में मुख्यतः उन्हीं ध्वनियों, स्वर और व्यंजनों का प्रयोग मिलता है जो अपभ्रंश में प्रयुक्त होती थी। मुख्य अंतर ये है, अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे। तो अपभ्रंश में कितने स्वर थे ये याद रखना, 8 स्वर थे। अ, इ, उ और ए, ओ। ये होठों की जो स्वर मूल स्वर थे। आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर ए, ओ विकसित हो गए, जो संस्कृत स्वर थे तथा जिनका उच्चारण क्रमशः अ, औ था। अब दूसरा पॉइंट है च, छ, ज, झ। संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में स्पर्श व्यंजन थे, किंतु आदिकालीन हिंदी में आकर स्पर्श संघर्षी हो गए। तब से अब तक ये स्पर्श संघर्षी ही हैं, ठीक है। तो च, छ, ज, झ जो थे। इसके बाद है ना, रा, ला, सा। संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश में दंत्य ध्वनियाँ थी, आदिकाल में वत्स्य हो गई, ठीक है। आगे अपभ्रंश में ड, ढ व्यंजन नहीं थे। आदिकाल हिंदी में इसका जो विकास हुआ, नह, मह और लह पहले संयुक्त व्यंजन थे, अब वे क्रमशः न, म, ल के महाप्राण रूप हो गए, अर्थात संयुक्त व्यंजन न रहकर मूल व्यंजन हो गए हैं। आगे देखते हैं हम, छठा पॉइंट हमारा, संस्कृत, फारसी आदि से कुछ शब्दों के आ जाने के कारण कुछ नए संस्कृत व्यंजन हिंदी में आ गए जो अपभ्रंश में नहीं थे। कुछ अपभ्रंश शब्दों के लोप के कारण कुछ ऐसे संयुक्त व्यंजनों को स्वरानुक्रम तथा व्यंजनानुक्रमों के लोप की भी संभावना हो सकती है जो अपभ्रंश में थे। आदिकालीन हिंदी का व्याकरण 1000 या 1100 ईस्वी के आसपास तथा अपभ्रंश के बहुत अधिक निकट था। भाषा में काफ़ी रूप
ऐसे थे जो अपभ्रंश के थे, किंतु धीरे धीरे अपभ्रंश के व्याकरणिक रूप कम होते गए और हिंदी के अपने रूप विकसित होते गए। धीरे धीरे 1500 ईस्वी तक आते आते हिंदी और अपने पैरों पर खड़ी हो गई और अपभ्रंश के रूप प्राय प्रयोग से निकल गए। आदिकालीन हिंदी का व्याकरण संवेद अपभ्रंश व्याकरण से इन बातों पर से जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, अपभ्रंश काफ़ी हद तक संयोगात्मक भाषा थी। क्रिया तथा कार्य के रूप से संयोगात्मक होते थे, किंतु आदिकालीन हिंदी में वियोगात्मक रूप का प्राधान्य हो चला। सहायक क्रियाओं तथा परसर्ग कारक चिन्हों का प्रयोग काफ़ी होने लगा और धीरे धीरे संयोगात्मक रूप कम होते गए और उनका स्थान वियोगात्मक रूप लेते गए। दूसरा है नपुंसक लिंग एक सीमा तक अपभ्रंश में था, तथापि संस्कृत प्राकृत की तुलना में उसकी स्थिति अस्पष्ट सी होती जा रही थी। आदिकालीन हिंदी प्रयोग में नपुंसक लिंग का प्रयोग प्राय पूर्णतः समाप्त हो गया। गोरखनाथ की रचनाओं में प्रयुक्त कुछ प्रयोगों को कुछ लोगों ने नपुंसक लिंग का माना है, किंतु यह मान्यता पूर्णतः असंदिग्ध नहीं कही जा सकती है। तीसरा पॉइंट है, हिंदी वाक्य रचना में शब्द क्रम धीरे धीरे निश्चित होने लगा था। आदिकालीन हिंदी शब्द भंडार अपने प्रारंभिक चरण में अपभ्रंश का ही था, किंतु धीरे धीरे कुछ परिवर्तन आते आते उसमें उल्लेख हैं 2-3 हैं। फिर है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हो गया था, अतः अपभ्रंश की तुलना में तत्सम शब्दावली कुछ बढ़ने लगी थी। दूसरा पॉइंट है, मुसलमानों के आगमन से कुछ शब्द पश्तो, फारसी, तुर्की भाषाओं से हिंदी में आए। तीसरा है, भक्ति आंदोलन तथा मुसलमानी शासन का प्रभाव समाज पर पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप इस बात की संभावना हो सकती है कि कुछ ऐसे पुराने शब्द जो अपभ्रंश में प्रचलित थे इस काल में अनावश्यक या अल्प आवश्यक होने के कारण या तो हिंदी शब्द भंडार से निकल गए या फिर उनका बहुत कम प्रयोग होने लगा। इस काल के साहित्य में मुख्यतः डिंगल, मैथिली, दक्कनी, अवधी, ब्रज मिश्रित रूपों का प्रयोग मिलता है। इस युग के प्रमुख हिंदी साहित्यकार जो थे गोरखनाथ, विद्यापति, नरपति नाहले, चंद्रबरदाई और कबीर थे। अब हम आते हैं मध्यकाल पर। हमने आदिकाल का अध्ययन कर लिया, उसके बाद मध्यकाल है 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। यह है इस काल में ध्वनि, व्याकरण तथा शब्द भंडार के क्षेत्र में मुख्यतः आगे दिए गए परिवर्तन हुए। ध्वनि के क्षेत्र में 2-3 बातें उल्लेखनीय है। पहली है, फारसी की शिक्षा की कुछ व्यवस्था तथा दरबार में फारसी का प्रयोग होने से उच्च वर्ग में फारसी का प्रयोग हुआ। इसके कारण उच्च वर्ग में हिंदी में ये जो नुक्ता लगा हुआ है इनके नीचे बिंदी, ये जो 5 नए व्यंजन आ गए थे, का, खा, गा, जा, फा के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, ये जो है फारसी से नए व्यंजन आए थे 5। शब्दांत का कम से कम मूल व्यंजन के बाद आने पर लुप्त हो गया, अर्थात राम का उच्चारण राम है होने लगा, किंतु वक्त जैसे शब्दों में जहाँ आ के पूर्व संयुक्त व्यंजन था आ बना रहा। कुछ स्थितियों में अक्षरांत आ का भी लोप होने लगा। उदाहरण के लिए आदिकाल जप्ता का अब उच्चारण जप्ता हो गया। थर्ड पॉइंट है, हा के पहले का आ कुछ स्थितियों में ए जैसा उच्चारित होने लगा था, अहम, अहमद। ठीक है, ऐसे उदाहरण के क्षेत्र में 3 बातें उल्लेखनीय हैं। यह इस काल में हिंदी भाषा व्याकरण के क्षेत्र में पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। अपभ्रंश के रूप प्राय हिंदी से निकल गए थे। जो कुछ बचे थे वे ऐसे थे कि जिन्हें हिंदी ने आत्मसात कर लिया था। दूसरा है, भाषा आदिकालीन भाषा की तुलना में और भी वियोगात्मक हो गई थी। संयोगात्मक रूप और भी कम हो गए थे, पर सर्गो तथा सहायक क्रियाओं का प्रयोग और भी बढ़ गया था। थर्ड है, उच्च वर्ग में फारसी का प्रचार होने के कारण हिंदी वाक्य रचना फारसी से प्रभावित होने लगी थी। शब्द भंडार की दृष्टि से बातें मुख्यतः हैं। देख लेते हैं कुछ बातें। इस काल में आते आते काफ़ी फारसी लगभग 3500, अरबी लगभग 2500, पश्तो लगभग 50 तक, तुर्की 125 हिंदी में आ गए। मतलब इतने शब्दों की संख्या आ गई, उनकी संख्या लगभग 600 हो गई। भक्ति आंदोलन, दूसरा पॉइंट है, भक्ति आंदोलन चरम बिंदु पर पहुंचने के कारण तत्सम शब्दों का अनुपात भाषा में और भी बढ़ गया। थर्ड पॉइंट है, यूरोप से संपर्क होने के कारण कुछ पुर्तगाली, स्पेनी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी शब्द भी हिंदी में आ गए। इस काल में धर्म की प्रधानता के कारण राम जन्म स्थान की भाषा अवधी तथा कृष्ण जन्म स्थान की भाषा ब्रज की विशेष रूप से साहित्य रचना हुई। दक्कनी उर्दू, डिंगल, मैथिली और खड़ी बोली में भी साहित्य रचना हुई। इसमें प्रमुख जो साहित्यकार थे जयसी, सूर, मीरा, तुलसी, बिहारी भूषण, केशव देव हैं।
अब फिर हम आते हैं आधुनिक काल में 1800 ईस्वी से अब तक। आधुनिक कालीन हिंदी में ध्वनि के क्षेत्र में 4-5 बातें उल्लेखनीय हैं। पहली है, आधुनिक काल में शिक्षा की व्यवस्था प्रचार के कारण तथा प्रारंभ में हिंदी प्रदेश में अनेक क्षेत्रों में कचहरी की भाषा उर्दू होने के कारण इन नुक्ता वाले क ख ज ग ज फ को मध्यकाल में केवल उच्च वर्गों की फारसी पढ़े लिखे लोगों तक प्रचलित थे। इस काल में प्राय 1947 तक सुशिक्षित लोगों में भी खूब प्रचलित हो गया, किंतु स्वतंत्रता के बाद स्थिति बदली और अंग्रेजी में प्रयुक्त होने के कारण ज फ तो एक सीमा तक अब भी प्रयोग में है, किंतु क ख ग का ठीक प्रयोग में कमी आई। नई पीढ़ी कुछ अपवादों को छोड़कर इनके स्थान पर क ख ग बोलने लगी। दूसरा पॉइंट है, अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के कारण कुछ बहुशिक्षित लोग द्वारा और कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस, कॉफ़ी आदि में ध्वनि भी हिंदी में प्रयुक्त तो हो रही है। अंग्रेजी शब्दों के प्रचार के कारण कुछ नए संयुक्त व्यंजन जैसे ड्रॉ भी हिंदी में प्रयुक्त होने लगे। स्वरों में ए ओ हिंदी में आदिकाल में आए थे। इनका उच्चारण अ औ तथा अर्थात ये स्वर थे। आधुनिक काल में मुख्यतः 1940 के बाद ए ओ की स्थिति कुछ भिन्न हो गई। इस संबंध में 3 बातें उल्लेखनीय हैं। पश्चिमी हिंदी क्षेत्र में ये स्वर सामान्यतः मूल स्वर रूप में उच्चारित होते हैं। का पूर्वी हिंदी क्षेत्र में अब भी ये अ औ रूप में संयुक्त स्वर के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। ग है नया व्याकरण कौवा जैसे शब्दों में पश्चिमी तथा पूर्वी दोनों ही क्षेत्रों में ए औ का उच्चारण क्रमशः संयुक्त स्वर आई ओ रूप में होता है। पांचवा पॉइंट है, मध्यकाल में आ का लोप शब्दांत तथा कुछ स्थितियों में अक्षरांत में होना आरंभ हुआ था। ये शब्दांत शब्द के अंत में, अक्षरांत मतलब अक्षर के अंत में। आधुनिक काल तक आते आते प्रक्रिया पूरी हो गई और हिंदी में उच्चारण में कोई भी शब्द अकारांत नहीं है। छठा पॉइंट है इसका, वा ध्वनि आदि काल तथा मध्यकाल में कुछ अपवादों को छोड़कर प्राय द्विओष्टक रूप में उच्चारित होती थी। अब वह कुछ अपवादों को छोड़कर हिंदी में काफ़ी समय से कम पश्चिमी क्षेत्रों में दंतोष्टक के रूप में उच्चारित होती है। व्याकरण की दृष्टि से अधोलिखित बातें कही जा सकती हैं। पहला है, आदिकाल में हिंदी विभिन्न बोलियों के व्याकरणिक अस्तित्व का प्रारंभ हो गया था, किंतु काफ़ी व्याकरणिक रूप ऐसे थे जो आसपास के क्षेत्रों में समान थे। मध्यकाल में उनमें इस प्रकार के मिश्रण में काफ़ी कमी हो गई थी। सूर, बिहारी, देव आदि ब्रज भाषा तथा जायसी, तुलसी आदि अवधि इसी बात का प्रमाण है कि आधुनिक काल तक आते आते ब्रज, अवधि, भोजपुरी, मैथिली आदि कई बोलियों का व्याकरणिक अस्तित्व इतना स्वतंत्र हो गया कि उन्हें बड़ी सरलता से भाषा की संज्ञा दी जा सकती है। आगे हिंदी प्राय पूर्णतः एक व्योगात्मक भाषा हो गई। हिंदी कैसी भाषा है? व्योगात्मक है। और संस्कृत कैसी भाषा है? तो वो संयोगात्मक भाषा है। ठीक है। आगे प्रेस, रेडियो, शिक्षा तथा व्याकरणिक विश्लेषण आदि के प्रभाव से हिंदी व्याकरण का रूप काफ़ी स्थिर हो गया। कुछ अपवादों को छोड़कर हिंदी व्याकरण का मानक रूप सुनिश्चित हो चुका है। व्याकरण के स्थिरीकरण में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का मुख्य हाथ रहा। चौथा पॉइंट है, कहा जा चुका है कि मध्यकाल में हिंदी वाक्य रचना एक सीमा तक फारसी से प्रभावित हुई थी। आधुनिक काल में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार फारसी की तुलना में कहीं अधिक हुआ और साथ ही समाचार पत्रों, रेडियो तथा सरकारी कामों से प्रयोग के कारण भी अंग्रेजी हमारे अधिक निकट आई है। इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदी भाषा वाक्य रचना, मुहावरों तथा लोकोक्ति आदि के क्षेत्र में अंग्रेजी से बहुत अधिक प्रभावित हुई है। उदाहरण के लिए, मैं सोने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्लीप का अनुवाद है तो वह आदमी जो कल बीमार पड़ा था आज मर गया। द मैन हु फेल इल यस्टरडे एक्सपायर्ड टुडे का इस तरह प्रकाश डालना। मुहावरा टू थ्रो लाइट ऑन का अनुवाद है तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। लोकोक्ति नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन का अंग्रेजी ने विराम चिन्हों के माध्यम से हिंदी वाक्य रचना को प्रभावित किया। पांचवा पॉइंट है, इधर कुछ वर्षों से कीजिए के लिए करिए, मुझे के लिए मेरे को, मुझको के लिए मेरे से
तुझ में के लिए तेरे में नहीं जाता के स्थान पर नहीं जाता, नहीं जा रहा के स्थान पर नहीं जा रहे। जैसे नए रूपों का तथा नई वाक्य रचना का प्रयोग कुछ क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है, अर्थात हिंदी भाषा रूप रचना तथा वाक्य रचना में परिवर्तन हो रहा है। शब्द भंडार की दृष्टि से 1800 ईस्वी से अब तक आधुनिक काल को सामान्यतः 6-7 उपकालों में विभाजित किया जा सकता है। 1800 से 1850 तक हिंदी शब्द भंडार मोटे रूप से वही था जो मध्यकाल के अंतिम चरण में था। अंतर केवल यह था कि धीरे धीरे अंग्रेजों के अधिकाधिक शब्द हिंदी भाषा में आते जा रहे थे और 1850 से 1900 ईस्वी तक अंग्रेजी के और शब्द आने के अतिरिक्त आर्य समाज के प्रचार प्रसार के कारण तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ा और कुछ तदभव शब्द परिनिष्ठित हिंदी से निकल गए। 1900 ईस्वी के बाद द्विवेदी काल और छायावाद काल में अनेक कारणों से तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ना प्रारंभ हुआ। प्रसाद पंत और महादेवी वर्मा का साहित्य इस दृष्टि से दर्शनीय है। इनके बाद प्रगतिवाद आंदोलन के कारण तद्भव शब्दों के प्रयोग में पुनः वृद्धि हुई तथा तत्सम शब्दों के प्रयोग में काफ़ी कमी हुई। सन 1947 तक लगभग यह स्थिति रही। इसके बाद शब्द भंडार में कई बातें उल्लेखनीय हैं। अनेक पुराने शब्द नए अर्थों में प्रचलित हुए। उदाहरण के लिए सदन, राज्यसभा और लोकसभा के लिए दोनों सदनों में प्रयोग हो रहा है। आगे दूसरा पॉइंट है नई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्षणिका, फिल्माना, घुसपैठिया जैसे बहुत से नए शब्द हिंदी में आ गए। तीसरा पॉइंट है साहित्य में नाटक, उपन्यास, कहानी, कविता की भाषा बोलचाल की बहुत निकट है। उसमें अरबी, फारसी, अंग्रेजी के जन प्रचलित शब्दों का काफ़ी प्रयोग हो रहा है, किंतु आलोचना की भाषा अब भी एक सीमा तक तत्सम शब्दों से काफ़ी लदी हुई है। चौथा पॉइंट है इधर हिंदी को पारिभाषिक शब्दों की बहुत आवश्यकता पड़ी है, किंतु क्योंकि वह अब भी विज्ञान की, वाणिज्य, विधि आदि की भी भाषा है, इसकी पूर्ति के लिए अनेक शब्द अंग्रेजी, संस्कृत आदि के लिए किए गए। अनेक नए शब्द बनाए गए। स्वतंत्रता के पूर्व हिंदी में मुश्किल से 5-6 हज़ार पारिभाषिक शब्द थे, किंतु अब उनकी संख्या लगभग 1 लाख है और दिनों दिन उसमें वृद्धि होती जा रही है। हिंदी शब्द भंडार अनेक प्रभावों को ग्रहण करते हुए तथा नए शब्दों में समृद्ध होते हुए दिनों दिन अधिक व्यापक होता जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप हिंदी अपनी अभिव्यंजना में अधिक सटीक, निश्चित, गहरी, समर्थ होती जा रही है। किसी भाषा के प्रचार क्षेत्र में जैसे जैसे विस्तार होता है उसके एकाधिक रूप विकसित होने लगते हैं। आज इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की अंग्रेजी ध्वनि व्यवस्था, रूप रचना, वाक्य गठन तथा शब्द भंडार किसी भी दृष्टि से पूर्णतः एक नहीं है। हिंदी के साथ भी वही स्थिति होती जा रही है। संविधान के 351वें अनुच्छेद के अनुसार संपर्क भाषा के रूप में जिस हिंदी का विकास होना है वह कम से कम शब्द भंडार के क्षेत्र में भारत की प्राय सभी भाषाओं में कुछ न कुछ ग्रहण करेगी। इस प्रकार राष्ट्रभाषा के बारे में उसका स्वरूप एक प्रकार से सर्वदेशिक होगा। आगे हैं नागपुर में हुए विश्व हिंदी सम्मेलन, जो कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था, नागपुर में हुआ था। हिंदी सम्मेलन 1975 में इस दिशा में स्वदेश विदेश के हिंदी विद्वानों ने यथेष्ट विचार विमर्श के उपरांत उपयुक्त निष्कर्ष से ही सहमति प्रकट की और हिंदी की राष्ट्रभाषा के साथ ही विश्व की एक प्रमुख भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का संकल्प व्यक्त किया। इसका संदर्भ है, ये देख सकते हैं आप। चलो पढ़ लेते हैं हम। हिंदी साहित्य का आरंभ इतिहास में तथा कुछ अन्य इतिहास भी 7वीं सदी के मध्य से माना गया। वस्तुतः हिंदी जो साहित्य के विद्वान हिंदी भाषा का आरंभ इसी के आसपास से मानते हैं, जबकि भाषा के विद्वानों के अनुसार हिंदी का आभास भले ही इस समय तथा इससे कुछ पूर्व मिलता है हो, भाषा के रूप में हिंदी के वास्तविक अस्तित्व में आने का समय 1000 ईस्वी ही माना जाना चाहिए। 7वीं सदी के मध्य 1000 ईस्वी तक की रचना मुख्यतः अपभ्रंश में विरचित थी। यदि कहीं हिंदी का प्रयोग मिलता है तो हिंदी भाषा के विकास के पृष्ठभूमि के रूप में ग्रहण करना ही उचित होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो है आदिकाल का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं आगे की इसकी वीडियो थोड़ा जल्दी लेकर आऊँगी। और अगर मुझे रिस्पांस नहीं मिलेगा तो फिर हो सकता है मैं धीरे लेकर आऊँ या अपने टाइम के अकॉर्डिंग लेकर आऊँ। धन्यवाद।